अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जवाद हेयर। अच्छा जी, हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है और चैप्टर है, ये बेसिकली हमारा जो प्रीवियस चैप्टर चल रहा था, कंज्यूमर मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, उसी से रिलेटेड है। उसका हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग स्लाइड्स हैं, या रिमेनिंग पार्ट कह लें, सेकंड पार्ट कह लें। होपफुली मिड तक का आपका एक सेशन अच्छा चला होगा और उसके अंदर आप लोगों ने क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं एग्ज़ाम में वो अच्छे तरीके से किए होंगे। और नाउ अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ, ताकि हम अपना फाइनल के हमारी जो कोर्स है उसको भी हम लेके साथ चलते हैं, ताकि इसको हम कंटिन्यू कर सकें अपने लेक्चर को और अपने सब्जेक्ट को। सो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपसे ऑलरेडी पहले डिस्कस अभी कर चुका हूँ। कंज्यूमर मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर जो प्रीवियस मिड तक का था, उसका पार्ट सेकंड के अंदर आ रहा है। तो मिड में जहाँ तक हमने स्टॉप किया था, अब हम उससे कंटिन्यू करेंगे जी। ओके जी, करैक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ऑलरेडी हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अंदर एक आया जो मेन फैक्टर आया था, वो था साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? जो आपकी खुद की परसेप्शन या आपकी थॉट्स, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइकोलॉजिकली किस तरह किसी प्रोडक्ट के साथ अपने आप को इंगेज कर चुके हैं। अब वो 2 से 3 डिफरेंट काइंड ऑफ हम कैसे टाइप्स या फैक्टर्स में आता है। एक कि आप किसी प्रोडक्ट को डिसलाइक कर रहे हैं, एक आप किसी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। डिसलाइक कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपका उसके ऊपर प्रोडक्ट का बन चुका है, जिस वजह से आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, बाय लेना चाह रहे हैं, सो आपके अंदर जो क्यूरोसिटी है वो भी आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से आपके अंदर आ रही है। कि फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर आपने कोई कार परचेज करना है, आपने कोई सेल फोन नया लेना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड टुवर्ड दैट प्रोडक्ट, वो आपका पॉजिटिवली बिल्ड होगा। जब वो बिल्ड होगा और फिर आप उसके बारे में रिव्यूज़ लेंगे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, और फिर एनालिसिस करने के दौरान जो आपके अंदर उस प्रोडक्ट की तरफ मोटिवेशन होगी, उस प्रोडक्ट को हासिल करने की, उस प्रोडक्ट को परचेज करने की जो क्यूरियोसिटी होगी, वो सारी चीज़ें मिक्स होकर आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका प्रोडक्ट का आप पे डाल रही है। यही चीज़ दोनों एंड पे होती है। एक प्रोडक्ट खुद इतनी अट्रैक्शन रखती है कि आपकी अट्रैक्शन उस साइड हो जाए, और एक आपकी माइंड परसेप्शन होती है जो आपको किसी खास प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करती है। सो बोथ केस में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर फोर्स हो रही होती है कि आप किस तरह उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कितनी क्यूरियोसिटी है, किस हद तक आप जा सकते हैं। अब आपको फॉर इंस्टेंस मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो टीवी के ऊपर, वो बेसिकली क्या है? वो आपको मोटिवेट कर रही है उस प्रोडक्ट की तरफ, एडवाइस एडवर्टाइजमेंट, कि जी ये बाय कीजिए, इट इज़ गुड फॉर यू। ये प्रोडक्ट एक बहुत ही प्रो हम कह सकते हैं इफ़ेक्टिव, या आपकी डेली रूटीन के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, फूड ओरिएंटेड है, तो आपको कहते हैं जी इसके अंदर विटामिन ये हैं, इतने कैलोरीज हैं, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? आपको मोटिवेट किया जा रहा है उस प्रोडक्ट की तरफ। तो बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है आपके ऊपर, उस प्रोडक्ट की तरफ आपको खींचने के लिए। सो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के अंदर अब हम इसको पढ़ते हैं। मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव एंड एटीट्यूड्स, ये चारों पॉइंट्स हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लाए जाते हैं। मोटिवेशन, जैसे मैंने बात की, आप मोटिवेट हो रहे हो साइकोलॉजिकली, आपके ऊपर एक प्रेशर, एक गुड जेस्चर शो हो रहा है। परसेप्शन, आपकी थॉट्स, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर आपका बनता है। लर्निंग, बिलीव एंड एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड बिहेवियर डेवलप हो रहा है किसी प्रोडक्ट, वो आपकी साइकोलॉजिकली आपके माइंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट एक बना, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ये डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन योर ओन परसेप्शन कि आप क्या लेके चलते हैं। ओके जी, साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर मोटिवेशन के अंदर मोटिव is a need that is a sufficiently persisting to direct the person to seek satisfaction. Motivation research refer to qualitative research designed to probe consumer hidden subconscious motivation. मोटिव मैं आपको बेसिकली अभी ऑलरेडी बताया कि मोटिवेशन क्या है। कि आपको किसी प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन दिलाना, आपको उस तरफ लेकर आना, एक मोटिवेशन स्किल्स होती है। मोटिवेट करना। और मोटिवेशन रिसर्च आपकी क्या है? कि आप कंज्यूमर
को हम ये कह सकते हैं कि जो एबिलिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड परसेप्शन है, जो सबकॉन्शियस मोटिवेशन है, उनको सामने लेकर आना, ताकि आप किसी प्रोडक्ट के साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट या आपके ऊपर बाय मेंटल साइकोलॉजिकल फोर्स हो कि ये प्रोडक्ट एक बेहतरीन है और आप उस प्रोडक्ट के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को किसी प्रोग्राम के बारे में कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी में, कोई स्पोर्ट्स गाला, कोई हम कह सकते एजुकेशनल एक्सपो कंडक्ट किया जा रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, इतने अच्छे तरीके से आपकी थॉट्स को, माइंड को देखते हुए उस तरह से उसको डिज़ाइन करूं, तो इट मीन्स डैट मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उस स्पोर्ट्स गाला में पार्टिसिपेट करने के लिए, एजुकेशनल एक्सपो में इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करने के लिए मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर या इम्पैक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट की तरफ कंज्यूमर को, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का। तो इसको मोस्टली मार्केट के अंदर कंपनीज, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज, ये हम कह सकते हैं टूल्स को यूटिलाइज करती है ताकि कंज्यूमर्स को साइकोलॉजिकली मोटिवेट किया जाए कि आए इस प्रोडक्ट। जैसे हायर डीसी इन्वर्टर, अब ये डीसी इन्वर्टर क्या है, ये बेसिकली एक हम कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के ऊपर उन्होंने उसके अंदर इनोवेशन किया है कि जी आपका बिजली के बिल यूनिट आपके कंट्रोल रहेंगे। देन गर्मियों में आपको एसी, सर्दियों में आपको हीटर, एक हम हीटर का भी हम उसको आप उसको यूज़ कर हीटर तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपको ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इनोवेट करके आपको बार बार दिखाई जा रही हैं एडवर्टाइजमेंट में कि आपको मोटिवेट किया जाए द स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर, और आपको सेटिस्फाई किया जाए स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ। प्रैक्टिस इफेक्टिंग, अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमारे होते हैं उसके अंदर हम बात करें तो जो प्रैक्टिस्टिक इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर भी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, मैस्लो ऑथर हैं जिन्होंने रिसर्चर कह सकते हैं, अपने टाइम पर रिसर्च की थी कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन है, वो किन किन तरह से मोटिवेट हो सकते हैं प्रोडक्ट की तरफ, या उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो किस तरह से, कौन कौन से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से बनती हैं। अब जैसे अगर मैं इसको नीचे से शुरू करता हूँ, इस ट्राइंगल को, नीचे है साइकोलॉजिकल नीड्स। देखिए हंगर, थर्स्ट, आप पहली नीड आपकी होती है बेसिक नीड, इसको हम इनेड नीड भी कहते हैं, मींस कि आपको फूड से रिलेटेड आपकी फर्स्ट नीड है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको अच्छा फूड नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली आपकी माइंड परसेप्शन, एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा, एग्रेशन आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वो बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। यू कैंट ईट एनीथिंग एंड यू आर हंगर। तो अगर आप भूखे हैं, आपको भूख लग और आपके सामने फूड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज होगा ना। तो ये आपकी आगे उसने बात की कि एक होती है साइकोलॉजिकल नीड आपकी होती है, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज होता है, मोटिवेशन आपके अंदर आती है उस चीज़ को हासिल करने की। दूसरा सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। अब ये भी आपकी बेसिक नीड, आप कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करते हो, सबसे पहले आप इस्त्री आयरन ले रहे हैं, टीवी परचेज कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या कहेंगे, इसमें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इसके अंदर क्या है, क्या कहेंगे स्पार्क तो नहीं कर जाएगा, क्या लाइफ सेफ्टी इसके अंदर है कि नहीं। तो हर कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो आप उसके अंदर पहले ये नहीं देखते कि इसके अंदर प्रोटेक्शन किस लेवल की है, कि आया ये आपको इन जर्म से रिलीफ दे भी पाएगी कि नहीं। तो ये आपकी सेकेंडरी नीड में एक और आ जाती है, सेफ्टी नीड। सोशल नीड्स आपकी, जो आपकी गैदरिंग है, जहाँ आप उठते बैठते हैं, आपकी सोशलिस्टिक लाइफ है, इसकी भी कुछ नीड्स हैं, जैसे आपकी ड्रेस वेयर करना, पार्टी थीम, ऑफिशियल, डिफरेंट काइंड ऑफ, ये आपकी सोशलिस्टिक नीड्स है ना। वेडिंग पे जाना तो ड्रेसेस कैसे होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप उन ड्रेसेस की तरफ आप जाते हैं। तो क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज इन नीड्स को देखते हुए आपकी प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं और फिर आपको मोटिवेट करती हैं इन प्रोडक्ट के। तो मोटिवेशनल सेक्टर आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के थ्रू शुरू होता है। देन स्टीम नीड्स आ रही हैं, सेल्फ स्टीम, रिकॉग्निशन, स्टेटस, आपकी खुद की बनाई हुई स्टीम, वो कहते हैं ईगोस्टिक लेवल, आपकी खुद की बनाई हुई नीड कि आपको क्या चीज़ चाहिए है, ठीक है। देन उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज सेल्फ डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन। फिर आप आते हैं सर लास्ट के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट के, अपने खुद के, अपने एटीट्यूड, अपने खुद की पर्सनैलिटी, खुद के माइंड परसेप्शन, खुद की थॉट्स को लेते हुए आपकी क्या नीड्स बन रही हैं। जैसे कि आप में से हो सकते कितने बच्चे हो जिनकी नीड हो एक अच्छी कार, एक अच्छा गैजेट, सेल फोन, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी ड्रेसिंग वेयर करना, ठीक है जी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अपनी तमाम चीज़ें आपकी बेसिकली नीड्स में आ रही है ना। और इन तमाम नीड्स को कैप्चर कहाँ किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के थ्रू। जब आपका एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज होता है तो मीन्स आपकी साइकोलॉजिकल
आपके जो माइंड परसेप्शन है वो वक्त के साथ साथ बदल रही है थ्रू योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। और एटीट्यूड बिहेवियर कहाँ से बनता है? इन नीड्स को लेते हुए। इनमें से कोई भी एक नीड आपकी पूरी ना हो तो आप क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव बिहेवियर शो होगा। और उस नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मोटिवेशन स्किल्स, मोटिवेशंस होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट के लिए, और वो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर फोर्स होती हैं। तो मैं कहूँ कि हायरार्की ऑफ नीड बेसिकली यही बताई गई है कि कंज्यूमर अ पर्सन, उसके एटीट्यूड बिहेवियर चेंज होता है इन 6-5 तरह की नीड्स को कैरी करते हुए। और इन नीड्स को पूरा करना उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि वो किस तरह इनको मीट कर सके। देन लर्निंग आ रहा है। Learning is a change in an individual behavior arising from experience and occur through interplay of drives, stimuli, cues, responses, reinforcement। वही साइकोलॉजिकल नीड जो पीछे मैं आपको 5 पढ़ा चुका, समझिए उन पांचों को एक सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया। ड्राइव इन की आपकी एटीट्यूड बिहेवियर क्या होता है, वो चेंज होता है। स्टिमुली एडवर्टाइजमेंट, किसी चीज़ को देखते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपकी नीड्स डेवलप होती है, फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं, मीन्स आप परचेज करते हैं। री आप उसके ऊपर वर्क करते हुए उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं साथ। Belief is a descriptive thought that a person has about something based on knowledge, opinion, faith। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर बिलीव एंड एटीट्यूड्स के अंदर बिलीव आपके क्या रहे हैं कि आप साइकोलॉजिकली किसी चीज़ के ऊपर, जैसे ब्रांड कॉन्शियस होना, कि आपका बिलीव आ जाना कि ये एक फर्म है और ये आपको हमेशा अच्छी ही चीज़ देगी, तो आपका एक बिलीव, उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन आ जाना, मीन्स नॉलेज, ओपिनियन, फेथ, कि आपके पास हर तरह से जस्टिफाई करने सेटिस्फेक्शन आपकी मौजूद है अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो ऑटोमेटिकली ये आपका किसी भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड फर्म का आपके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फेक्शन या बिलीव लाना मस्ट होता है, ताकि आप उनके साथ लॉयल्टी और अट्रैक्शन रख सकें। Attitude describe a personal, relatively consistent evaluation, feelings and tendency towards the objective or ऑब्जेक्टिव और आइडिया। एटीट्यूड मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड क्या होता है, आपकी खुद की थॉट्स, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए आपकी, हम कह सकते हैं, बिहेवियर, जो बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है वो कन्वर्ट होता है आपके एटीट्यूड पे। लाइक अगर आप किसी को कहते हैं यार इस बंदे का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो समटाइम आप उसको यूज वर्ड क्या करते हैं कि ये बहुत एटीट्यूड में है। ठीक है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर आया, वो किसी चीज़ को लेकर इतना कॉन्शियस हो जाता है कि उसकी थॉट्स, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड टोटली चेंज हो जाए। तो यहाँ पर वही बात है कि फीलिंग्स एंड टेंडेंसी टुवर्ड ऑब्जेक्टिव, किसी खास प्रोडक्ट को हासिल करने या उसकी तरफ आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री तो आप देखेंगे आपका एक एटीट्यूड कुछ और है। आपके पास 5th क्लास की डिग्री है तो आपका एक एटीट्यूड बिहेवियर कुछ और होगा। अगर आप पीएचडी करके बैठे हैं तो टोटली आपका एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड, पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी होगी। तो टुवर्ड्स योर फीलिंग्स एंड सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव के बेस पे एटीट्यूड डेवलप होता है। ओके जी। टाइप ऑफ बाइंग डिसीजन, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है, डिसऑनेस्ट रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर होता है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होता है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। 4 टाइप ऑफ बाइंग बिहेवियर है हमारे। अच्छा जी, बाइंग डिसीजन प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आपका डिसीजन प्रोसेस कहाँ से जाता है? नीड रिकग्नाइजेशन, बेसिकली आपकी नीड क्या है, आपको चाहिए क्या है। फिर इंफॉर्मेशन सर्च, आपको वो चीज़ मिल जाती है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। देन वैल्यूएट करते हैं, देन परचेज, देन पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसको आगे भी पढ़ेंगे बट मैं इसको शॉर्टेस्ट में बता दूं कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई कार परचेज करनी है तो सबसे पहले आपके जहन में ये ना कि मैंने गाड़ी लेनी है, आपकी एक थॉट बन रही है, और आपने किस किस्म की गाड़ी लेनी है, आपने होंडा लेनी है, करोला लेनी है, होंडाई लेनी है, चंगन लेनी है, पोस्टेज लेनी है, आपने कौन सी लेनी है, ऑडी लेनी है, आपने फरारी लेनी है, बुगाटी लेनी है। देयर आर लॉट ऑफ मैनी, हम कह सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज। अब आप अपनी नीड रिकग्नाइज करें कि आपने कौन सी लेनी है, किस फर्म की, फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। देन लेने के बाद आप उसको वैल्यूएट करते हैं कि आया जो मेरा डिसीजन है इस कार के लिए वो ठीक है भी कि नहीं। आफ्टर दैट यू गो टू परचेज दैट कार, आप परचेज करेंगे। देन उसके बाद आप परचेज करने, जी सॉरी गाइस, बीच में मुझे ज़रा थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ी बीच में। एज़ यू नो ऑनलाइन क्लासेस के जो पंगे होते हैं, बीच में मेरी स्ट्रीट के अंदर से कोई पापड़ वाला गुजर रहा था, उसकी स्पीकर की आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से मुझे फ़िलहाल इसको रोकना पड़ा है। तो वो भाई साहब को आगे रवा भेजा है तो मैंने इसको दोबारा ऑन किया, सॉरी गाइस। ओके, जो विंडोज़ है ना, आवाज़ आ जाती है अंदर, तो वो फिर ज़रा
अच्छा नहीं लगता लेक्चर के बीच में आवाज़ होना। ओके जी, तो फिर आप दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। वैल्यूएट करने के बाद आप परचेज़ करते हैं प्रोडक्ट को। परचेज़ करने के बाद आप पोस्ट परचेज़ मीन्स परचेज़ करने के बाद जो आपका ओपिनियन होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि आया आप दोबारा उसको परचेज़ करना चाह रहे हैं कि नहीं, तो वो आपका पोस्ट परचेज़ बिहेवियर के आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट, आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ योर बिहेवियर नाउ। ओके जी, द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, नीड रिकग्नाइजेशन में पीछे आपको बता चुका हूँ कि क्या है, कहाँ से आपको आती, आपको आप किस नीड के बारे में, या मैंने जैसे आपको बताया कि आप उस प्रोडक्ट से रिलेटिव आपकी थॉट्स कहाँ से बनेंगे, इंटरनल स्टिमुली या एक्सटर्नल। मीन जैसे वो कार थी, कार के लेनी है, आपकी नीड है, तो आपको कहाँ से फीलिंग्स आ रही हैं, जब आप अपनी फैमिली देख रहे हैं या जब आप कहीं आउटडोर में जा रहे हैं, आप कहीं किसी और को देख रहे हैं, थोड़ी बहुत आती है फीलिंग कि यार अपने पास भी एक कार होती, तो ऑटोमेटिकली नीड नीड रिकग्नाइजेशन आपकी कहाँ से हो रही है, जब आप एक्सटर्नल फैमिली ओरिएंटेड या एक्सटर्नल लेवल के ऊपर सोशलिस्टिक लाइफ को देखते हुए उस नीड को डिवेलप कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सर्च, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट जगहों से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट बीच में आ रही है। सॉरी गाइस, अब बीच में आइसक्रीम वाला आ चुका है, जाने दो इसको, मैं नहीं रुक रहा। ओके जी, क्योंकि इनको रोकने के चक्कर में ना मेरा टाइम लग जाना है और इन्होंने तो रुकना है नहीं। ओके, पर्सनल सोर्स, फैमिली फ्रेंड, कमर्शियल सोर्स, एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट, पब्लिक सोर्सेज, मास मीडिया, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी वो जगह हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है अबाउट द स्पेसिफिक नीड या प्रोडक्ट के बारे में कि आप वो लेना चाह रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर हो। Buying evaluation, how consumer process information to arrive a brand choice, आप उसको वैल्यूएट कर रहे हैं, क्या है जो आप लेना चाह रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, कि क्या ये प्रोडक्ट उस लेवल के ऊपर है, और अगर है नहीं है तो आपके पास अल्टरनेट रिसोर्स क्या होना चाहिए। मींस अगर आपको ये कार इस ब्रांड की नहीं पसंद आ रही, तो आप उसी पैकेज, उसी बजट के अंदर आप दूसरी कार को अल्टरनेट सोर्स में रख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसको वैल्यूएट करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी फर्म्स की कार्ड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, ऑल्टो है, ऑल्टो गाड़ी मार्केट में न्यू आ चुकी भी है, अब लोगों के पास प्रिंसिपल भी आ चुकी है, ऑल्टो भी आ चुकी भी है, उसके अलावा ब्रावो भी आ चुकी है। अब ये क्या है, ये चारों दो एक 1.5 लाख के डिफरेंस के बीच में आपको मार्केट में मिल रही होगी, लेकिन क्या है कि आप डिसीजन ले रहे हैं प्रिंसिपल का, तो आप सबसे पहले उसकी तमाम एसेसरी, उसकी तमाम कार को वैल्यूएट करते हुए ऑटो और ब्रावो के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं अल्टरनेट सोर्स के साथ, फिर उसमें से आप देखें कि नहीं आपका डिसीजन गुड है कि नहीं, ऑल्टो इज़ अ गुड ऑप्शन, तो आप ऑल्टो की तरफ जाएंगे प्रिंसिपल को छोड़ के, और अगर आपको यही बेहतर लग रही है ऑल्टो से ज़्यादा कंफर्ट जोन में, तो आप इस पर रहेंगे। तो मीन्स पहले आपने अपनी नीड्स रिकग्नाइज की, फिर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर उसको वैल्यूएट किया, देन परचेज, फिर आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। So the purchasing decision can be affected by attitude, other unexpected situation factor। तो जाहिर बात जब आपने प्रोडक्ट परचेज करी, तो मे भी परचेजिंग के दौरान आपका परचेजिंग डिसीजन चेंज भी हो सकता है ड्यू टू, जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अदर फ्रेंड्स होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं यार इसको अवॉइड कर, इसकी तरफ चले जाओ। तो ये एक हम कह सकते हैं परचेजिंग प्रोसेस में आता है कि आपको एक हम कह सकते हैं रिजेक्शन भी मिल सकती है, अदरवाइज आप प्रोडक्ट परचेज कर। आगे पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन, दैट इज कंज्यूमर फील अबाउट द परचेज, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस। परचेज करने के बाद जब आप अपने रिव्यू दे रहे होते हैं, वो आपका पोस्ट परचेज में, जैसे नहीं होता है होटल से खाना खा के आपको एक बुक मिलती है या टैबलेट मिलता है जिसके ऊपर अपने रिव्यूज दिखे जाएं, वो होते हैं बेसिकली पोस्ट परचेज या सर्विस को अडॉप्ट करने के बाद आप अपने रिव्यूज दे रहे हैं। पोस्ट परचेज का ये आ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Okay, adoption process, in the mental process an individual goes through from first learning about an innovation to final regular use, adoption, awareness, interest, valuation, trial, adoption, सेम एज इट इज़ आपकी बाइंग डिसीजन प्रोसेस है कि आप पहले उसके बारे में नीड रिकग्नाइजेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसको इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट अपना शो करें, वैल्यूएट करें, ट्रायल आप उसको परचेज उस अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उस बाइंग प्रोसेस पीछे जो मैंने पढ़ा उसको आप चेंज करके इस थ्योरी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, खाली वर्डिंग चेंज है बट प्रोसेस आर सेम। देन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि ज़ाहिर बात थोड़ी क्यूरोसिटी होती है, रिलेटिवली एडवांटेजेस उसके देखे जाते हैं, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिबिलिटी आपकी कम्युनिकेबिलिटी आपकी आ रही है।
तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें न्यू प्रोडक्ट की जब आप जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन को, एक्सपीरियंस लोगों के इन्फॉर्मेशन को, खुद की कैपेबिलिटीज़, कम्प्लेक्सिबिलिटीज़ को, एडवांटेजेस को, तमाम चीज़ों को देखते हुए आप जाते हैं ना। अगर मैं आपको सामने नया सेलफोन ला के दे दूँगा तो आप क्या उसको परचेज़ कर लेंगे? नेवर। फर्स्ट आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, चेंजिंग देखेंगे, कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, आपस में डिवाइसेबिलिटी आप लेकर आएंगे, एडवांटेजेस देखेंगे कौन सा, कम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, तमाम चीज़ों को वैल्यूएट करने के बाद ही आप उस प्रोडक्ट को एडॉप्ट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको आगे भी काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो ना हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।